हेलो एवरीवन, कैसे हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अलग अलग रिसोर्सेज के बारे में। जैसे आपको ध्यान होगा बच्चों कि हमने फर्स्ट चैप्टर की वीडियो में हमने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम अलग अलग रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। जैसे लैंड रिसोर्स है, सॉइल रिसोर्स है, वाटर रिसोर्स है, नेचुरल वेजिटेशन है एंड वाइल्ड लाइफ है। ये हमारे चैप्टर का भी नाम है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लैंड रिसोर्सेज के बारे में। लैंड रिसोर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। अब लैंड रिसोर्स है क्या? जितनी भी ज़मीन है वो लैंड रिसोर्स है। जहाँ पर भी आप पैर रख सकते हैं वो लैंड रिसोर्स है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट लैंड रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि अर्थ क्रस्ट जो है उसका टोटल अर्थ सरफेस का लगभग लगभग 30% एरिया है, वो ही किस में आता है? लैंड रिसोर्सेज की कैटेगरी में आता है 30%। और 70% हमारा वाटर है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। हमारे काम के लिए जो एरिया है वो केवल कितना है? 30%। और 70% हमारे यूज़ में नहीं आ सकते। अब जो 30% का एरिया है वो भी पूरी तरह से हैबिटेबल नहीं है, यानी कि नॉन हैबिटेबल भी है। मतलब देखेंगे कि बहुत सारे डेजर्ट्स भी हैं, यानी बहुत सारे ऐसे डेजर्ट्स भी हैं जहाँ पर हम रह नहीं सकते। जैसे सहारा डेजर्ट एग्जाम्पल है। वहाँ पर हम वहाँ के कुछ ऐसे डेंस एरियाज़ हैं जहाँ पर नहीं रह सकते। रशिया जो कि इतना बड़ा कंट्री है, वहाँ के बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर नहीं रह सकते। अब डेंस फॉरेस्ट है, अमेजन एरिया के भी बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पर हम नहीं रह सकते। तो यानी 30% का भी बहुत सारा ऐसा एरिया मेजर पार्ट है जहाँ पर पूरी तरह से रहा नहीं जा सकता। अब लैंड रिसोर्स एक ऐसा रिसोर्स है जिसका हर जगह पर अलग अलग सेक्शंस हैं और उसके अलग अलग यूज़ हैं। जैसे माउंटेन एरिया। अब माउंटेन एरिया से हमें क्या मिलता है? मेडिसिन्स मिलती हैं। प्लेन एरिया जो हमारे एग्रीकल्चर के पर्पस में काम आता है। अब मिनरल्स हैं जहाँ पर मिलते हैं हमें डेजर्ट में, तो डेजर्ट एरिया भी ऐसा है जहाँ से हमें मिनरल्स मिल जाते हैं। लेकिन ये सब अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड है, यानी कि अलग अलग तरह से अलग अलग पार्ट में अलग अलग यूटिलिटी रखते हैं, जो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंस रखते हैं। लैंड का यूज़, यानी कि ज़मीन का यूज़ कहाँ है? ज़मीन हमारी हर ज़रूरत को पूरा करती है। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट हो, माइनिंग हो, रोड्स बनाना है, बिल्डिंग्स बनाना है, हाउसेस बनाना है, या कोई इंडस्ट्री सेटअप करना है, तो इन सब के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? लैंड की ज़रूरत पड़ती है। तो आपकी हमारी जितनी भी नीड्स हैं उनको कौन पूरा कर रहा है? लैंड रिसोर्सेज। यानी लैंड रिसोर्सेज एक लिमिटेड रिसोर्स है जो कि अनलिमिटेड नीड्स को पूरा कर रहा है। लैंड इज़ डिटरमाइंड बाय वेरियस फैक्टर्स। अब ये भी है कि जैसे मान लीजिए कि आपको खेती करना चाहते हैं, लेकिन सब जगह तो आप खेती नहीं कर सकते हैं ना। तो अब ज़मीन तो आपके घर पर भी है, लेकिन घर के अंदर तो खेती नहीं की जा सकती। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी ज़मीन किस यूज़ में आएगी। यानी फैक्टर्स क्या हैं? वो फैक्टर्स दो कैटेगरीज में आएंगे। एक तो है फिजिकल फैक्टर और एक है ह्यूमन फैक्टर्स। अब फिजिकल फैक्टर जैसे ट्रोपोग्राफी, ज़मीन की सतह कैसी है, पहाड़ है या प्लेन एरिया है, तो टोपोग्राफी ही डिफाइन करेगी। अब सॉइल है, सॉइल में क्या है? वहाँ की सॉइल किस तरीके की है ये डिसाइड करेंगे कि वहाँ क्या चीज़ उगाई जा सकती है। मान लीजिए अगर ब्लैक सॉइल है तो कॉटन के लिए बहुत अच्छी है, एलुवियल सॉइल है तो वीट और राइस के लिए बहुत अच्छी है। अब क्लाइमेट जो कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है किसी भी जगह के लैंड यूज़ पैटर्न को। हर प्रकार की क्रॉप के लिए अलग अलग क्लाइमेट चाहिए होता है। जो इक्वेटर के पास वाली कंट्रीज़ में रहते हैं तो वो वहाँ की क्लाइमेट बहुत तेज होती है, यानी कि वहाँ की जो क्लाइमेट है वो बहुत मॉइस्चराइजर वाली होती है, ह्यूमिड क्लाइमेट होती है। अब ह्यूमिड क्लाइमेट होने के कारण सन रेज ज़्यादा आती हैं, तो अलग पर्पस से यूज़ किया जाएगा वहाँ पर। वीट कल्टीवेशन नहीं किया जा सकता। अब माइनिंग है, यानी मिनरल्स अगर मिल रहे हैं तो माइनिंग की जाएगी वहाँ पर, तो लोग खेती नहीं करेंगे, माइनिंग करेंगे। लैंड यूज़ पैटर्न बदल गया, है ना। अब ह्यूमन फैक्टर्स है। अब ह्यूमन फैक्टर्स जो है वो दो है, यानी एक तो पॉपुलेशन और एक टेक्नोलॉजी से। यानी ह्यूमन बीइंग के कारण भी लैंड यूज़ पैटर्न जो है वो बदल जाता है। जैसे कहीं पर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी, कहीं पर टेक्नोलॉजी अच्छी है तो वहाँ पर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम किया जाएगा। तो ये सब लैंड यूज़ पैटर्न को इन्फ्लुएंस करेगा। सॉइल इरोजन है, लैंड डिग्रेडेशन है या डिफॉरेस्टेशन है, लैंड स्लाइड्स हैं, ये सारी चीज़ें किसको इन्फ्लुएंस करेंगी? लैंड यूज़ को इन्फ्लुएंस करेंगी। कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। लैंड डिग्रेडेशन कैन बी checked
बाय फॉलोइंग मेथड्स। अब कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज क्या है, यानी कि लैंड को कंजर्व करना, बचाना। अब इसे कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला है एफॉरेस्टेशन। अब एफॉरेस्टेशन में क्या है? एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, जिससे कि हम अपने लैंड को बचा सकें। अब अपने आप में सोच रहे होंगे कि लैंड को कैसे बचा सकते हैं भाई पेड़ लगाने से। तो पेड़ लगाने से जो उसके आसपास की जो ज़मीन होती है, जैसे कि मान लीजिए ये एक पेड़ है ना, अब इसके आसपास की जो ज़मीन है इसको क्या करेगी? ये होल्ड करके रखेगा, है ना, जिससे कि वो वहाँ की जो मिट्टी है वो जाएगी नहीं इधर से उधर। अब विंड के कारण जो चली जाती है या वाटर के कारण जो चली जाती है, सॉइल इरोजन जो होता है वो नहीं होगा। और जो ग्राउंड वाटर है वहाँ का, उसको भी वो उसका जो लेवल है वो भी बढ़ जाएगा। अब नेक्स्ट है लैंड रिक्लेमेशन। लैंड रिक्लेमेशन का मतलब होता है कि ज़मीन को बनाना, यानी कि उसको सुधारना, उसको बचा के रखना। अब आप सोचोगे कि ज़मीन कैसे बनाई जा सकती है? तो ज़मीन को बनाने का मतलब है कि पानी को पीछे धकेलना, हाथों से नहीं धकेला जाता, इसके लिए प्रोजेक्ट होता है जिसके थ्रू ये किया जाता है। जैसे कि मुंबई कहाँ है? समुद्र के किनारे है पूरा, तो मुंबई को भी पूरा एक इस तरीके से बनाया गया है, यानी कि मुंबई भी जो शहर है वो भी रिकमेंडेशन प्रोजेक्ट है या रिकमेंडेशन लैंड है। अब जैसे बंजर ज़मीनें होती हैं उसको भी इसी तरह से किया जाता है, उसको भी कन्वर्ट कर दिया जाता है रिक्लेमेशन के द्वारा, यानी कि उसको सही कर लिया जाता है, सुधार लिया जाता है। तो सही करके ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो इस तरीके से भी लैंड को हम कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइज़र, यानी कि जो हम रेगुलर जो केमिकल्स यूज़ करते हैं खेतों में उनको यूज़ ना करें। उससे नहीं तो क्या होता है, उससे भी ज़मीन ख़राब हो जाती है, उससे भी जितनी भी ऊपर की जो लेयर होती है या वो सारी क्या हो जाती है? ख़राब हो जाती है ज़मीन की। तो केमिकल्स और पेस्टिसाइड जो है वो यूज़ नहीं करने चाहिए। इससे भी हम अपनी उसको सॉइल को बचा सकते हैं, यानी लैंड को बचा सकते हैं। अब ओवर ग्रेजिंग, यानी चेक ऑन ओवर ग्रेजिंग। अब ओवर ग्रेजिंग क्या है? ओवर ग्रेजिंग है जब पशुओं को छोड़ देते हैं ना, उसमें किस पे चरने के लिए छोड़ देते हैं, तो वो घास को जो खाते हैं उससे भी लैंड खराब होती है। अब उससे कैसे है? जैसे सॉइल की जो टॉप लेयर होती है उससे भी वो खींच लेते हैं जब खाते हैं, क्योंकि वो तो इतने सिविलाइज तो होते नहीं कि वो स्पून और फॉर्क के थ्रू खाएंगे और बिल्कुल सिस्टमेटिकली खाएंगे, ऐसा तो नहीं है। तो वो क्या है, वो जब खाते हैं तो उसको पूरा खींच लेते हैं, जिसकी वजह से सॉइल डेजर्टिफाई हो जाता है, होने लगता है, ख़राब होने लगता है। तो इस तरीके की चीज़ों को भी ध्यान देने से सॉइल कंजर्वेशन किया जा सकता है। नेक्स्ट है लैंडस्लाइड्स। अब लैंडस्लाइड्स क्या होते हैं? लैंडस्लाइड्स आर द मास मूवमेंट ऑफ रॉक डिबर्स ऑन द अर्थ डाउन अ स्लोप, यानी कि ये जो बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं, पूरा पहाड़ का पहाड़ जो होता है वो फिसल कर मेन रोड पर आ जाता है, जिससे कि रोड ब्लॉक हो जाती है। कभी कभी तो इतना ज़्यादा होता है कि ये पूरे जो वहाँ घर होते हैं उनको भी दबा देता है, पूरा का पूरा पहाड़ भी खिसक जाता है, इतना ज़्यादा लैंडस्लाइड होता है कभी कभी। तो इसके कारण क्या होते हैं? इसके कारण होते हैं, एक तो होता है अर्थक्वेक, एक होता है फ्लड्स, एक होता है वॉल्केनोज, एक होता है माइनिंग, एक होता है डिफॉरेस्टेशन, और भी बहुत से कारण होते हैं जिसके कारण ये होता है। जैसे कि एक बार आपको याद होगा उत्तराखंड का, आपने वीडियो देखी होगी कि वहाँ बहुत ज़्यादा, अगर वीडियोस देखी हो तो बहुत ज़्यादा लैंड स्लाइड्स होते हैं, वहाँ पर पूरे के पूरे फ्लड्स आ जाते हैं। अभी कुछ ऐसे देखा है, कोई वीडियो देखोगे ना पुरानी पीछे इस तरीके की, तो उसमें देखोगे कि पूरा पानी पीछे से बह कर आ रहा है और मिट्टी थी वहाँ पर, और अचानक से वो सारा का सारा उसमें मिट्टी में जो है वो पानी में बह गई। इस तरीके से होता है। तो ऐसे ही माइनिंग के द्वारा होता है। अब माइनिंग से कैसे होता है? जैसे मान लीजिए ये ज़मीन है, अब इसको अंदर से खोद देंगे तो ये पूरी क्या हो जाएगी? यहाँ से खोखली हो जाएगी, और ये क्या होगा? ये पूरा धंस जाएगा। तो एक ये भी कारण होता है लैंडस्लाइड्स का। अब डिफॉरेस्टेशन से क्या कैसे होता है? जैसे मान लीजिए पूरा पहाड़ है, इधर तो हमने पूरे पेड़ लगा दिए हैं, जिसकी वजह से ये पूरा उसने अपना होल्ड कर रखा है, यानी कि मिट्टी को खिसकने नहीं दे रहे हैं पेड़, तो ये वहाँ से नहीं होगा लैंडस्लाइड। लेकिन अगर इस साइड अगर हमने पेड़ नहीं लगाए हैं तो यहाँ पर कोई होल्ड करने के लिए नहीं है, यानी कि मिट्टी को पकड़ने के लिए कोई चीज़ नहीं है। पेड़ की जड़ें तो पकड़ के रखती हैं, मिट्टी को चिपका के रखती हैं अपने से। अब इधर नहीं लगाए तो इधर से पूरा लैंडस्लाइड हो जाएगा, यानी कि पूरा यहाँ से ये पत्थर या पूरा जो है वो फिसल कर उधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा।
तो इसे कहते हैं लैंडस्लाइड्स। और इसके कारण क्या है? अर्थक्वेक, फ्लड्स, वॉल्केनोज, माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन, ये लैंडस्लाइड्स के कारण है। अब इसका एग्जांपल भी दिया हुआ है, जैसे कि ये यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा होते हैं, और कुछ मैप में भी बताए हुए हैं, देखिए आपके कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड्स होते हैं। देखिए ये पोर्शन पूरा लैंडस्लाइड्स होता है, यहाँ पर इधर भी होते हैं, चाहे तो वो वॉल्केनोज के द्वारा हो, चाहे वो अर्थक्वेक के द्वारा हो, चाहे वो माइनिंग के द्वारा हो। ये सारी चीज़ें जो पोर्शन दिया हुआ है ये हमारे ये लैंडस्लाइड्स वाले पोर्शंस दिए हुए हैं। अब हमारा नेक्स्ट है सॉइल रिसोर्सेस। अच्छा, सॉइल रिसोर्सेज स्टार्ट करने से पहले बच्चों आप मुझे ये बताइए कि लैंड एंड सॉइल में क्या डिफरेंस है। लैंड इन जनरल होता है, आप जहाँ खड़े हैं वो ज़मीन है लैंड, यानी माउंटेन भी हो सकते हैं, ये खेती करने वाले भी हो सकते हैं, ये सब लैंड में आते हैं। अब सॉइल क्या है? द लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड सॉइल, यानी ये सारा सॉइल है। अब मतलब ये कि सॉइल लैंड का एक सब डिवीज़न है। जो ऊपर की लेयर होती है वो ग्रेनी सब्सटेंस से बनी है, जिसके अंदर छोटे छोटे कण होते हैं, यानी पार्टिकल्स होते हैं, वो सॉइल बनाते हैं। अब वो पार्टिकल्स वेरी करते हैं कि कहाँ पर कैसी सॉइल होगी। तो उन पार्टिकल्स के बेस पे क्या होता है कि जहाँ पर जैसी ज़मीन होगी वो ज़मीन डिसाइड करेगी कि सॉइल कैसे बनी है। तो जो लैंड फॉर्म्स होते हैं, यानी कि जो लैंड फॉर्म्स हैं वो सॉइल बनाते हैं। अब सॉइल में क्या होता है कि उसमें होते हैं ऑर्गेनिक मैटर्स, होते हैं मिनरल्स, होते हैं वेदर्स, होते हैं वेदर्ड के द्वारा जो रॉक्स होते हैं वो होते हैं, वो सारे मिलकर क्या बनाते हैं? सॉइल बनाते हैं। अब ऑर्गेनिक मैटर्स में क्या है? ऑर्गेनिक मैटर्स में जो नेचुरल सब्सटेंस होते हैं, चाहे तो वो डीके मैटर्स हैं या पत्ते हैं, लकड़ियाँ हैं, या ये गले हुई चीज़ें, जितना भी कचरा ये गला हुआ होता है, ये चीज़ें हैं, चाहे एनिमल्स के रिमेन हो गए, ये सारे सब इसके अंदर होते हैं। तो मिनरल्स जो पाए जाते हैं वो वहाँ पर ऑर्गेनिक और मिनरल्स मिलके बनाते हैं सॉइल कितनी फर्टाइल है, यानी कि कितनी फर्टाइल है वहाँ की सॉइल। ये सारी चीज़ें वहाँ के ऑर्गेनिक मैटर्स और मिनरल्स बताते हैं। अब नेक्स्ट है इट हैपन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। मतलब यानी ये जो पूरा प्रोसेस है ये इसके किसके थ्रू होता है? ये वेदरिंग के थ्रू होता है। वेदरिंग यानी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जब होता है, किसी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के कारण क्या होता है, कभी कभी बहुत रॉक्स जो होते हैं वो टूटते हैं, ग्लेशियर्स पिघल जाते हैं, ग्लेशियर के ग्लेशियर पूरे नीचे आ जाते हैं फिसल कर, पूरी चट्टानें एक दूसरे से टकरा के नीचे आ जाते हैं, तो ये इरोजन होता है। तो ये वेदरिंग क्या है? जो सॉइल के ओरिजिनल फॉर्म को चेंज लाती है, ओरिजिनल फॉर्म में चेंज लाती है। ये सब अब एक बहुत लंबे टाइम के बाद होता है, यानी बहुत एक लंबे प्रोसेस के बाद ये सारा सब कुछ होता है। तो ये सब क्या है? सॉइल रिसोर्सेस। अब देखते हैं सॉइल प्रोफाइल। अब सॉइल प्रोफाइल क्या है? सॉइल में बहुत सारी लेयर्स होती हैं, और ये लेयर्स क्या होती हैं? ये लेयर्स अलग अलग होती हैं, जो कि सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है वो होती है टॉप लेयर, यानी कि टॉप सॉइल। ये पतली सी होती है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लेयर होती है। यही डिफाइन करती है कि किस प्रकार से ह्यूमस एंड वेजिटेशन होगा। ह्यूमस यानी कि फर्टाइल एलिमेंट्स, उसमें क्या होता है ऑर्गेनिक मैटर्स एंड मिनरल्स मिलके ह्यूमस बनाते हैं। जैसे कि आपका सबसे ऊपर ये दिया हुआ है कि टॉप सॉइल वाली, ये दी है ना टॉप सॉइल आपकी। अब उसकी नेक्स्ट क्या है सब सॉइल। सब सॉइल में क्या आता है? सैंड, सिल्ट एंड क्ले। बच्चों आपने कभी बोरवेल होते हुए तो देखा होगा कि जैसे जैसे नीचे वो बोरवेल होता चला जाता है ना, गड्ढा खोदते चले जाते हैं, तो उसकी अलग अलग लेयर्स आती चली जाती हैं, यानी कि मिट्टी का कलर चेंज होता चला जाता है। अब वेदरिंग रॉक क्या है? तो वेदरिंग रॉक में मिट्टी जो कि कभी ना कभी सॉइल इरोजन के कारण नीचे नीचे चलती चली गई है और उसके ऊपर लेयर पे लेयर आती चली गई है, तो ये चेंज हुआ है किसके कारण? वेदरिंग रॉक के कारण। अब नेक्स्ट है आपका पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक क्या है? ये एक बेस प्रोवाइड करता है, जैसे कि आपके पेरेंट्स के द्वारा आपका अच्छी क्वालिटीज़ मिलती हैं, अच्छे कैरेक्टर्स मिलते हैं, तो उस तरीके से ही पेरेंट रॉक भी ये डिसाइड करता है ना, डिफाइन करता है कि किस तरीके की वहाँ की सॉइल होगी। तो ये सारा सॉइल प्रोफाइल में आता है। बच्चों अगर आपकी टीचर आपसे सॉइल प्रोफाइल का डायग्राम के लिए बोलती हैं कि डायग्राम बनाइए, तो आप ये पिज़्ज़ा का जो पिज़्ज़ा के स्लाइस वाले एक वो दिया हुआ है ना इसमें, ये सारा, तो आप इसका डायग्राम बना सकते हैं। ये बहुत सुंदर सा डायग्राम बनाया हुआ है, तो आप इसका डायग्राम बना के अपने टीचर को दिखा सकते हैं। तो ये हो गया आपका एक सॉइल प्रोफाइल के ऊपर पूरा। नेक्स्ट है हमारा फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन में क्या आता है? पेरेंट रॉक है, क्लाइमेट है, रिलीफ है, फ्लोरा फोना है और टाइम है। अब पेरेंट रॉक में क्या है? डिटरमाइंस कलर, टेक्सचर, यानी कि इसमें कलर बताता है सॉइल का और टेक्सचर बताता है, यानी कितने प्रकार की या किस प्रकार की
ये सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, रेड सॉइल है, या एलुवियल सॉइल है, या और अलग तरीके की सॉइल है। तो इस सॉइल के कलर्स को डिटरमाइन करता है। अब नेक्स्ट है टेक्सचर। अब टेक्सचर भी बताता है, यानी कि वहाँ की सॉफ्ट सॉइल है, जैसे अगर लेटराइट सॉइल है तो वो किस तरीके की है, कोरस सॉइल है, लाइमस्टोन, किस तरीके की सॉइल्स हैं, तो ये उसका बताता है कि रफ़ है या सॉफ्ट है। तो ये टेक्सचर बता रहा है। ऐसे ही होता है परमेबिलिटी। अब परमेबिलिटी का मतलब क्या है कि सॉफ्ट सॉइल होगी तो पानी का जो जाने का लेवल होता है वो अलग तरीके का होगा। इसमें दो होते हैं, एक तो लो परमेबिलिटी और एक हाई परमेबिलिटी। अब लो परमेबिलिटी में क्या है, पानी ये वहीं तक रह जाएगा, यानी कि उसका जो लेवल है वो वहीं तक रहेगा, ऊपर तक रहेगा, नीचे तक नहीं जाएगा। और हाई परमेबिलिटी में क्या होता है, पानी का जो लेवल का जाने का होता है वो ज़्यादा नीचे तक होता है। जैसे कि डेजर्ट एरिया जो होते हैं उसमें पानी यानी परमेबिलिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो ये हो गया आपका पेरेंट रॉक में। नेक्स्ट है हमारा क्लाइमेट। अब क्लाइमेट में क्या है, इसमें आता है टेम्परेचर, रेनफॉल, ये सारी चीज़ें, वेदरिंग, ये सारी चीज़ें बताते हैं। यानी अगर ज़्यादा बारिश हो रही है तो वहाँ की सॉइल अलग तरीके की होगी। नेक्स्ट है रिलीफ। रिलीफ का मतलब होता है स्ट्रक्चर कैसा होगा, यानी ज़्यादा अगर हाइट है, यानी ज़्यादा हाइट है या वहाँ पर अल्टीट्यूड इस तरीके का है तो ज़्यादा हो, जैसे कि मान लीजिए ऐसे यानी स्लोप है तो स्लोप से क्या होगी, वो मिट्टी पूरी नीचे तक आ जाएगी। तो इससे पता चलेगा, इससे डिटरमाइन होता है कि वहाँ की जो सॉइल है वो किस तरीके की होगी। नेक्स्ट है फ्लोरा एंड फोना। अब इसमें क्या है, ये डिफाइन करता है कि वहाँ पर किस तरीके का ह्यूमस होगा, यानी उस सॉइल में कितना और किस तरीके का ह्यूमस होगा। अगर वहाँ क्यों फ्लोरा फोना में क्या आता है, एनिमल्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं, तो इसमें पेड़ पौधे और जो जानवर आते हैं वो वहीं पर ख़त्म हो जाए, क्योंकि उनकी लाइफ वहीं होती है तो वहीं ख़त्म हो जाते हैं। तो वहाँ जो डस्ट होता है वो ज़्यादा फर्टिलिटी देता है सॉइल को। तो इससे भी पता चलता है कि वहाँ की सॉइल किस तरीके की होगी। अब टाइम डिफाइन करता है कि सॉइल का थिकनेस कितनी होगी, यानी टाइम से हमें क्या पता चल रहा है, सॉइल की थिकनेस का पता चल रहा है। तो ये आ गया आपका फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन में। नेक्स्ट है डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशंस बच्चों। अब फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडेशन कौन सा है, एक तो है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन यानी अगर ज़्यादा पेड़ काटते हैं तो डिफॉरेस्टेशन होता है, यानी कि ख़राब हो जाता है वहाँ पर। ओवर ग्रेजिंग, जो कि मैंने अभी आपको समझाया था कि ओवर ग्रेजिंग नहीं होनी चाहिए, उस पर कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि वहाँ अगर ओवर ग्रेजिंग होगी तो वहाँ की सॉइल ख़राब हो जाती है। नेक्स्ट है रेन वॉश। रेन वॉश से भी हमारी सॉइल जो है वहाँ की ख़राब हो जाती है। वो कैसे कि अगर ज़्यादा बारिश होती है तो उधर की जो मिट्टी है वो उसके ऊपर की लेयर को पूरी बहा के ले जाती है, यानी उसमें जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं वो सारे वहाँ से हट जाते हैं और वो सॉइल वहाँ की ख़राब हो जाती है। अब है फ्लड्स। फ्लड्स का भी यही कारण है कि अगर फ्लड्स ज़्यादा आते हैं तो उधर की सॉइल ख़राब हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा ओवर यूज़ ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स ऑफ पेस्टिसाइड्स। अगर हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यानी केमिकल्स को अगर यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है कि उससे वहाँ की सॉइल जो वो भी ख़राब हो जाती है। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं ना, देखिए ये लोग बहुत ज़्यादा केमिकल्स डाल रहे हैं फसल के ऊपर, तो यहाँ से जो है ये सॉइल एक टाइम बाद ख़राब हो जाती है। तो ये भी नहीं होना चाहिए। अब है बच्चों मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। अब क्या मेथड्स होते हैं जो सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। एक तो है मुल्चिंग। मुल्चिंग क्या है, एक सिंपल टेक्निक है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। जब खेत में लगाए गए जो पौधे जो भी होते हैं वो ज़मीन इन पर जो चारों तरफ से उसको प्लास्टिक फ्लेम से अच्छी तरह से ढक दिया जाता है। इस विधि से क्या होता है कि इसको हम पौधों को सुरक्षित रख सकते हैं, पौधों को सही तरीके से रखते हैं और फसल भी जो है वो बहुत अच्छी रहती है। इसको मल्चिंग कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने कोई पेड़ लगाया है और उस पेड़ को, मान लीजिए हमने यहाँ पे एक पेड़ लगा दिया है ना, और उस पेड़ को क्या है, उस पेड़ के चारों तरफ से हमने क्या किया है, उसको कवर अप कर लिया है। उसको कवर करके यानी कि जो सूखे पत्ते और ये सारी चीज़ें होती हैं ना, इसको कवर कर दे। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे ये फ़ायदा होता है कि जो वहाँ का मॉइस्चर है वो बना रहता है एक तो, और पानी की कमी भी नहीं होती है, और जो पौधे को पानी इतना ज़्यादा देने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो एक तो ये हो गया आपका मल्चिंग। अब नेक्स्ट है काउंटर बैरर्स। अब काउंटर बैरर्स क्या होता है कि ये ब्रेक देते हैं, यानी कि ब्रेक लग जाता है। देखो जैसे कि पिक्चर में दिखाया हुआ है ना आपका, कि एक तो यहाँ पर पहले तो फसल की हुई, फिर वहाँ पे एक गड्ढा सा बना दिए गए हैं जिससे कि पानी भरा रहता है। अब सेम ऐसे ही यहाँ पर देखिए ये बना रहे हैं ना, छोटे छोटे बॉक्स टाइप बना दिए, फिर से आसपास गड्ढा खोद दिया है। इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे ये रहता है कि आप जो वहाँ की मिट्टी है वो कहीं बह के नहीं जाती, यानी
कि डैमेज नहीं होती, वो जो क्रॉप है वो भी ख़राब नहीं होती है और मिट्टी भी इधर उधर नहीं जाती है, वो सही रहती है। जैसे कि आपने देखा होगा ना बैरर्स किस तरह से होते हैं, जैसे कि वो कभी रेस देखी है आपने, रेस में बनाए होते हैं ना कि हेडर्स बनाए होते हैं, जो रनर्स होते हैं उनके लिए हेडर्स बनाए होते हैं, स्टॉपेज बनाए होते हैं कि वो उसके ऊपर से कूद के जाते हैं, यानी कि वहाँ एक स्टॉप हो जाता है और फिर जाते हैं उसमें। ऐसे ही यहाँ पे एक स्टॉपेज बना दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पर बनाया हुआ है, इसमें गड्ढा लगा दिया है कि भाई पानी पूरा डायरेक्ट मिट्टी वहाँ से बह कर नहीं जाएगी, यानी वहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। तो ये हो गया आपका काउंटर बैरर्स। नेक्स्ट है आपका रॉक डैम। अब रॉक डैम क्या होता है, इसमें भी एक तरीके से रॉक मतलब डैम टाइप बना दिया जाता है, कंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है डैम की तरह, जिससे कि पानी का जो स्लोप है वो धीरे हो जाता है और रेन वॉश यानी कि जब रेन आती है तो उससे वहाँ का वॉश नहीं होता है, जो ऊपर की लेयर है वो ख़राब नहीं होती, बह कर नहीं जाती है। फ्लड्स आ जाते हैं तो सॉइल को ख़राब नहीं कर पाती। ये आपका रॉक डैम हो गया है। नेक्स्ट है आपका टेरेस फार्मिंग। अब टेरेस फार्मिंग क्या है, ये माउंटेन पर सीढ़ियों की तरह बनाए जाते हैं। जैसे माउंटेन है ना, देखिए पिक्चर में दिखाया हुआ है आपका एक माउंटेन है, वहाँ पर सीढ़ी की तरह देखिए बनाए हुए हैं, ये बनाए ना सीढ़ी की तरह फसल की हुई है। तो जिससे कि ये इसमें क्या होता है कि सॉइल जो है वो ऊपर से नीचे पूरी बहकर नहीं आती है और पानी भी रुक रुक कर रहता है और पानी भी ठीक से पूरी फसल में लग जाता है। तो ये हो गया आपका टेरेस फार्मिंग। अब नेक्स्ट है आपका इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग क्या है, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज, यानी कि अलग अलग तरीके की फसल अलग अलग रोज में लगाई जाती है। जैसे कि देखिए यहाँ पर एक अलग फसल है, यहाँ पर अलग फसल है, ये अलग फसल है ना, यहाँ पे और सेंटर में दूसरी फसल दी हुई है। तो इस तरीके से अलग अलग फसल की जाती है। अब इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे ये रहता है कि अगर मान लीजिए कोई तेज़ हवा आ रही है तो साइड में जो ऊंचे पौधे लगाए हुए हैं वो नीचे वाले उस पौधों को ख़राब नहीं करेंगे और जो मिट्टी है या वहाँ के आसपास की जो मिट्टी है उसको भी हवा बहाकर नहीं ले जा सकती। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है सॉइल कंजर्व करने का। नेक्स्ट है आपका शेल्टर बेल्ट्स। अब शेल्टर बेल्ट्स में क्या होता है कि फील्ड के जो चारों तरफ है वो बड़े बड़े पेड़ लगा दिए जाते हैं। इससे जो डेजर्ट एरिया है और इसने यहाँ पर वहाँ पर भी हवा आने से या ड्राई हवा होती है, क्योंकि वहाँ तो ड्राई होती है, तो वहाँ जो हवा चलती है बहुत ज़्यादा तो वो पूरी सॉइल को उड़ा के ले जाती है। तो इससे भी स्टॉपेज आ जाता है। देखिए जैसे पिक्चर में दिखाया हुआ है कि यहाँ पर एक यहाँ पर क्रॉप की हुई है, ये सारी देखिए ये सारी क्रॉप की हुई है, लेकिन साइड में क्या है, ये बड़े बड़े पेड़ लगाए हुए हैं। तो इससे ये स्टॉपेज हो जाता है, जिससे कि हवा के साथ वो अपने आप को यानी मिट्टी को उड़ा कर नहीं लेके जाते। इससे भी पेड़ भी हवा रोक लेते हैं, तो ये फसल जो है सुरक्षित रहती है और वहाँ पे सॉइल भी कंजर्व हो जाती है। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है सॉइल को कंजर्व करने का। अब नेक्स्ट है आपका काउंटर प्लगिंग। अब काउंटर प्लगिंग में क्या होता है कि इसमें पैरेलल तरीके से खेती की जाती है, जिससे कि पानी भी बहकर ना जा सके और क्रॉप भी सही रह सके। देखिए बनाया हुआ है ना, इसमें पैरेलल तरीके से की हुई है, ऊपर से स्लोप बना हुआ है, ऊपर से नीचे तक पूरा बना है, उसमें पैरेलल तरीके से खेती की हुई है। ये आपका होता है काउंटर प्लगिंग। अब नेक्स्ट है वाटर रिसोर्सेज। अब इसमें क्या है, अर्थ का जो 3/4 हिस्सा है वो वाटर से कवर्ड है, इसलिए ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है, इसे वाटर प्लैनेट भी कहा जाता है। इतना पानी है फिर भी लोग पानी की कमी बताते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारा पानी हम यूज़ नहीं कर सकते, पी नहीं सकते, यानी 3/4 में से 2.7% ही ये पानी को यूज़ के लायक है, यानी फ्रेश वाटर है, बाकी सारा सॉल्टी वाटर है। इट इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। यानी फ्रेश वाटर जो है उसका 2.7 ग्लेशियर्स में है, आइस सीट्स में है, ये सारा इस तरीके से, यानी 1% ही जो हमें लेक्स एंड रिवर्स में मिलता है। उसमें एनिमल्स को भी पानी चाहिए, प्लांट्स को भी पानी चाहिए, सभी को पानी चाहिए। तो पानी हमारे पास सिर्फ 1% है जिसे हम यूज़ करते हैं। इट इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स एंड रिन्यूड थ्रू वाटर साइकिल। अब ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज है और जो कि वाटर साइकिल के थ्रू रिन्यू किया जा सकता है। अब वाटर साइकिल क्या है, ये पानी से चलने वाली साइकिल नहीं है। वाटर साइकिल एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस कैसे कि ये पहले क्या होता है कि सूरज की गर्मी से ये गर्म होता है और फिर उसके बाद भाप बन के वापस ऊपर जाता है, यानी बादलों में जाता है, फिर वो पानी बन के फिर पानी से बारिश बन के नीचे आता है या स्नोज़ के द्वारा आता है, यानी कि बर्फ़ के द्वारा आता है, ये वापस सीज़ में आता है। तो ये एक वाटर साइकिल प्रोसेस है जो कि आप लोगों ने पीछे वाली नीचे जो 6th-7th क्लासेस है उनमें भी पढ़ा होगा। तो ये हमारा वाटर जो है एक रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसेस लगता है इसको रिन्यू होने में, इसलिए पानी को हमें सेफ़ और सही तरीके से ही यूज़ करना चाहिए।
है कंजर्वेशन मेथड्स। अब कंजर्वेशन मेथड्स में क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट जो इंडस्ट्री से, फैक्ट्री से जो भी निकलता है, इन सारी चीज़ों को वाटर बॉडीज़ में डंप कर देते हैं। लेकिन इसको डंप करने से पहले वाटर बॉडीज़ में कुछ इस तरीके से प्यूरीफाई प्लांट लगा सकते हैं जिससे हार्मफुल जो भी केमिकल्स हैं उनको निकाला जा सके। और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा सकते हैं जिससे कि पानी जो बहकर निकल जाता है उसका स्लोप जो है उसका जो बहने का है वो स्लो हो जाए और बहुत ग्राउंड वाटर जो है वो भी बढ़ जाए। अब और क्या कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाया हुआ है कि एक घर है उसके ऊपर रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो रहा है। इसमें क्या होता है कि पानी को अपनी छत पर स्टोर कर लिया जाता है और उसको फिर बाद में यूज़ किया जाता है एक प्रोसेस के द्वारा। तो ये भी किया जा सकता है। और एक प्रॉपर तरीके से नहर यानी कि नहरें भी बनाई जा सकती है, अंडरग्राउंड नहरें बनाई जा सकती है। जैसे गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सी नहरें, कैनल्स बनवाई हुई हैं। अब कैनल्स में पानी बहुत वेस्ट होता है, क्योंकि ओपन कैनल्स होते हैं और प्रॉपर चेजिंग नहीं होती है। अगर इनको प्रॉपर तरीके से लिंक कर देते हैं तो ये रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ वाटर। ये क्या करते हैं, जो वाटर का वेस्टेज है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। हाँ, ये कर सकते हैं। अब स्प्रिंकल्स द ड्रिप ये सिस्टम शुड बी यूज, यानी कि ये कौन सा सिस्टम यूज़ किया है, स्प्रिंकल्स वाला। यानी कि वो किस तरीके से कि पाइप लगाकर उसमें इस तरह से बना दें जैसे कि बारिश हो रही है, इस तरह से पानी लगा। 1 घंटा चला देंगे तो पूरा अच्छे से ऐसा लगेगा जैसे बारिश हो गई है 1 घंटा, और पानी बहुत अच्छे से सभी प्लांट्स में लग जाएगा। जैसे कि आप लोग वॉशरूम में नहाते हैं ना पानी फुहारे से, तो उससे स्प्रिंकल्स की तरह थोड़ा सा पानी आता है बारिश की तरह। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो इससे कंजर्वेशन मेथड हो जाएगा किसका, वाटर का। हम वाटर को बचा सकते हैं। अब है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ भी एक रिसोर्स है। कैसे है, अब नेचुरल वेजिटेशन क्या है, जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ग्रास है, ये सारे नेचुरल वेजिटेशन में आते हैं। और वाइल्ड लाइफ क्या है, जितने भी जानवर हैं, इंसेक्ट्स हैं, ये सब वाइल्ड लाइफ में आते हैं। अब ये दोनों समझने के बाद समझना है कि ये एग्जिस्ट कहाँ करते हैं। आपने देखो ये एटमॉस्फेयर भी पढ़ा होगा, हाइड्रोस्फीयर भी पढ़ा होगा अपना, है ना, और लिथोस्फीयर भी पढ़ा होगा। ये तीनों पढ़े हैं आपने पहले भी। लेकिन अब ये तीनों एग्जिस्ट कहाँ होते हैं, यानी कि लाइफ फॉर्म को अगर एग्जिस्ट करना है तो तीनों चाहिए होते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एटमॉस्फेयर से ही काम चल जाएगा कि भाई एटमॉस्फेयर में क्या आता है, हवा आती है तो इसी से काम चल जाएगा। लिथोस्फीयर में ज़मीन से काम चल जाएगा, पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हवा की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो हाइड्रोस्फीयर में भी ऐसा नहीं हो सकता कि बस पानी से काम चल जाएगा। तो हमें तीनों चीज़ चाहिए होती हैं। तो जहाँ पर ये तीनों एग्जिस्ट करती हैं उसे कहते हैं बायोस्फीयर। उसे क्या कहा जाता है, बायोस्फीयर कहा जाता है। मतलब जहाँ पर जीवन होगा उसे कहेंगे बायोस्फीयर। और इस तरह का जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम होता है, जहाँ पर ये तीनों स्फीयर को इंट्रैक्शन के साथ में ही लाइफ फॉर्म सर्वाइव करना पड़ता है, तो बायोस्फीयर में इस तरह के सिस्टम को क्या कहा जाता है, इकोसिस्टम कहा जाता है। अब हमने ये तीनों चीज़ें तो पढ़ ली हैं, लेकिन क्यों पढ़ी हैं, क्योंकि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ का अगर समझना है तो हमें ये तीनों के बारे में पता होना चाहिए। अब है इम्पॉर्टेंस ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब हमारी लाइफ में वेजिटेशंस की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और वाइल्ड लाइफ की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। कैसे, एनिमल्स से भी हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मिलते हैं, लेदर मिलता है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मिल्क मिलता है, खाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें एनिमल्स से मिलती हैं। प्लांट्स से भी हमें ऑक्सीजन मिलता है, मेडिसिन्स मिलती हैं, शेल्टर मिलता है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इनके थ्रू बनाते हैं। तो हमारी लाइफ में वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ दोनों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस। अब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन कहाँ पर और किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है और किस टाइप का होता है ये देखते हैं। तो मेजर वेजिटेशन ऑफ द वर्ल्ड यानी फॉरेस्ट से है, ग्रासलैंड से है, सर्ब से है, टुंड्रा से है। बच्चों ये और भी ज़्यादा है, लेकिन आपकी 8th क्लास के अकॉर्डिंग हम लोग इसी में पढ़ेंगे, इतने में ही पढ़ेंगे। अब सबसे पहला है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है तो वहाँ पर ज़्यादा पेड़ देखने को मिलेंगे, और जहाँ वहाँ की जो वेजिटेशन है वो बहुत ज़्यादा होगा और पानी की जो अवेलेबिलिटी है वो भी ज़्यादा होगी। तो यानी किसके आधार पर है, ये फॉरेस्ट के आधार पर है। अब ग्रासलैंड्स है। ग्रासलैंड्स यानी जहाँ पर जो एरिया है वो फॉरेस्ट के कंपैरिजन वहाँ का जो मॉइस्चराइज़र है वो और या रेनफॉल है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो उसी तरीके से ग्रासलैंड्स बनते हैं वहाँ के। फॉरेस्ट के कंपैरेटिवली यहाँ पर जो साइज़ होता है पेड़ पौधों का वो छोटा होता है, यानी कि जो
फॉरेस्ट में पेड़ पौधे मिलते हैं उसके कंपैरेटिवली यहाँ पर कम हाइट के पेड़ पौधे मिलते हैं। तो ये हमारा ग्रासलैंड्स में है। अब सब्स में क्या है, आप जैसे इंडिया में राजस्थान अगर घूमने जाते हैं तो वहाँ पर देखेंगे कि वहाँ के जो ग्रासलैंड्स हैं वो अलग तरीके के पाए जाएंगे। जैसे वहाँ जो वेजिटेशन है वो भी अलग होगा, वहाँ तो उसे कहेंगे सब्स वाला एरिया, यानी सब्स एरिया है, वहाँ पे सब्स तरीके के मिलते हैं। वहाँ पर जो पेड़ पौधे होंगे वो कम होंगे और जो दूर दूर होंगे, और जो भी होंगे वो कैसे होंगे, वो कांटे वाले होंगे, उसमें कांटे ज़्यादा होंगे जिससे कि सारे पेड़ पौधों को जानवर ना खा सकें। एक तो पहले ही कम है, फिर जानवर खा जाएंगे तो वो वहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। तो जैसे कि कैक्टस मिलता है, इस तरीके के पेड़ पौधे वहाँ पर मिलते हैं ज़्यादा देखने को। अब नेक्स्ट है टुंड्रा। अब टुंड्रा क्या है, ये कोल्ड पोलार रीजन में पाया जाता है, यानी कि ये कहाँ पर पाया जाता है, कोल्ड पोलार रीजन में। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर एक पूरा ग्लोब जैसे बना दूँ तो यहाँ पर ये हमारी इक्वेटर लाइन हो गई, तो ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है ये बहुत ठंडा पार्ट होता है और ये इसे कहते हैं पोलार एरिया। यहाँ पर टुंड्रा वेजिटेशन पाया जाता है, यहाँ पे यानी जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, टुंड्रा वेजिटेशन पाया जाता है। यहाँ पर मॉसस और लीसस टाइप के प्लांट्स पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि वो होता है ना कि काई देखी होगी आप लोगों ने, काई की तरह जो होते हैं वो काई जैसा मिलता है यहाँ पर। तो ये बहुत ज़्यादा ठंडे रीजन्स होते हैं। तो ये आ गया आपका टुंड्रा में। तो ये था आपका बच्चों चैप्टर, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चंस में आ जाते हैं। देखिए, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है तो बहुत जल्दी से जाइए और लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं पहले, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। टाइप्स ऑफ सॉइल इज डिटरमाइंड बाय, ये आप बता सकते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ सॉइल इज फिट फॉर वेजिटेशन, ये भी आप बता सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इनको बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिएगा। द एवापोरेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस ड्यू टू, ये आप बता सकते हैं। द जोन ऑफ अर्थ एटमोसफेयर वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, जस्ट अभी हम लोगों ने वीडियो में देखा था। तो इनके आंसर्स आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देने हैं बच्चों। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय।